नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा में। दोस्तों, हम यहाँ हरियाणा पुलिस के कंप्यूटर की प्रैक्टिस करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और मैं हर रोज आपको 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए, और 10 क्वेश्चन एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। जो स्टूडेंट ये बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल जीरो कंप्यूटर आता है या मुझे कंप्यूटर समझ में ही नहीं आता, वो स्टूडेंट इस क्लास को हर रोज अगर कंप्लीट करे तो मैं गारंटी देता हूं उसको हर रोज 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। प्लस में आप मान के चलो हर रोज अगर हम 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो एग्जाम तक हमारा टारगेट है 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करने का। और दोस्तों, हर 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो किस बिहाफ पे बनने वाले हैं, उनका क्या स्टेटमेंट रहेगा, वो सभी हम इसके अंदर क्लियर करते हैं। आप अगर ये 10 मिनट की क्लास लेते हो तो हर रोज आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट, उसको आंसर कैसे देना है, कैसे उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ये सारी बातें क्लियर होती हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे, और पीवाईक्यू के अंदर हैं। ये एचएसएससी के अंदर आए हुए पीवाईक्यू हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एप्पल कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है। बताइए, एप्पल जो पीसी होता है एप्पल का, उसके अंदर कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज होता है। हमारे आमतौर के अंदर आपको पता है कि जो पीसी होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर विंडो यूज होता है। विंडो यूज होता है, तो विंडो तो एप्पल के अंदर यूज नहीं होगा। लिनक्स भी यूज नहीं होगा, यूनिक्स भी यूज नहीं होगा। तो क्या होगा? मैग्नेटोस, इसको बोलते हैं मैक ओएस। मैक ओएस भी बोलते हैं इसे, और ये इसके अंदर एप्पल कंप्यूटर्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, अब देख बताता हूं मैं आपको। विंडो तो सबका कंप्यूटर है, ये सब जो कैंडिडेट्स यूज करते हैं, मैं यूज करता हूं, आप यूज करते हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी यूज करती है, लगभग लगभग जिनका है कि भाई वो सब ये विंडो यूज करते हैं। लिनक्स की बात आती है तो ये हैकर्स और डेवलपर का जो साइट को डेवलप करते हैं या फिर हैकिंग करते हैं किसी की, तो वो सब क्या यूज करते हैं? लिनक्स यूज करते हैं। यूनिक्स की बात आती है तो ये बैंक्स के अंदर, लैब्स के अंदर और बड़ी जो सेक्टर्स होते हैं उन सभी के अंदर यूनिक्स का यूज होता है। ये पुराना है लेकिन पावरफुल है, तो ये आजकल बैंक्स के अंदर भी यूज होता है, लैब्स के अंदर भी यूज होता है। यूनिक्स है वो सभी के अंदर यूज होता है, पुरानी चीजों के अंदर, जैसे बैंक हुआ या फिर ये इन सब के अंदर यूज होता है। बात आती है, हमारा क्वेश्चन है कि जो एप्पल के अंदर कौन सा होता है यूज? मैक ओएस यूज होता है। एप्पल के फोन्स में या फिर पीसीज में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए। मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और वर्कशीट किसकी जो सीट है उसको कहा जाता है? वर्ड की, एक्सेल की या पावर पॉइंट की? बताओ दोस्तों। वो कहा जाता है एमएस एक्सेल की। जो वर्कशीट जिसपे हम काम करते हैं उसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। वैसे वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, फाइल नेम उसका वर्कबुक हो जाएगा, वर्कशीट, और ये स्प्रेडशीट कहा जाता है। एमएस वर्ड को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट। इसको क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट में जो हम तैयार करते हैं अपनी स्लाइड्स, उनको क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशंस। ठीक है, और इनका नोटपैड के अंदर टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब इनके एक्सटेंशन बताओ आप मेरे को एक बार। एक्सटेंशंस क्या होंगे बताओ एक बार। इसका तो होगा डॉट DOCX। पहले पुराना अलग था, अभी जो करंटली चलता है वो ये चलता है। इसका क्या होगा? XLX। ठीक है, डॉट XLS। और पावर पॉइंट का डॉट PPT, इसका डॉट TXTS। ठीक है दोस्तों, ये सभी के क्या हो गए? एक्सटेंशंस हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DHTML का अर्थ क्या है? बताइए, DHTML का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों, आपने सुना होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है कि जो जैसे कि हमें न्यूज़पेपर की कोई भी साइट के ऊपर दे दिया या फिर कोई भी कटिंग आ गई, तो वो जैसी दिखा रहे हैं सेम मान लो ये एक कटिंग है। ठीक है,
ये एज इट इज इसके अंदर दिखती रहेगी, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा दिखती है। और डायनामिक जब लग जाता है, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि आपने समझा कि डायनामिक कोई भी ऐड चल रही है, तो वो जैसे उस पर माउस ले जाते हैं या क्लिक ले जाते हैं तो वो चेंज हो जाती है स्लाइड सी जैसे। तो वो किसके द्वारा तैयार की गई है? वो डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा तैयार की गई है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक नॉर्मल न्यूज़पेपर स्टैटिक है, वो जो छप गया वो ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। और जो डायनामिक है वो कलर भी बदल देता है, स्लाइड्स भी बदल देता है, अपडेट होता रहता है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। वो क्या होता है? डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक जैसे कि भाई अकड़ा हुआ इंसान हो, कि वो उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, एकदम अकड़ रहा हो। और डायनामिक भाई कुछ जैसे नया चेंजमेंट आ रहा है टाइम के हिसाब से, कोई नई खबर आई तो जैसे टाइम के हिसाब से कोई भी कैंडिडेट हो वो अपना नेचर चेंज कर लेता है या फिर अपना व्यवहार चेंज कर लेता है, तो वो डायनामिक मान के चलो डायनामिक हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज होगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, कंप्यूटर मेमोरी को किस में देखा जाता है? लगभग आप देखते हो कि आपके फोन में या किसी के अंदर क्या स्पीड दर्ज, किस के हिसाब से स्पीड दर्शाया जाता है, बताओ। तो स्पीड दर्शाई जाती है केबी के अंदर। जैसे किसी कम आ रही है स्पीड तो केबी का, इस ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। वैसे एमबी के अंदर अगर स्पीड तेज हुई तो एमबी के अंदर, किसी के अंदर ज्यादा तेज हुई जीबी के अंदर, तो ऐसे स्पीड दर्शाई जाती है, ठीक है। ये कंप्यूटर की स्पीड नापने का है, मेगा हर्ट्ज, ठीक है। और किलोबाइट्स आपको पता है नेटवर्क की स्पीड किससे मापी जाए, जैसे जो आती है वो किससे दर्शाई जाती है? किलोबाइट से, या फिर बाइट से, तो ये बहुत कम में आती नहीं है, केबी में दिखाई जाती है, एमबी में या फिर जीबी के अंदर स्पीड दिखाई जाती है। बाइट्स आपको पता है क्या होता है? जैसे हमारे बाइनरी नंबर है 0 1 0 1, तो एक जो बाइनरी नंबर है ये एक बिट हो गया, ये एक बिट के बराबर हो गए। दो बाइनरी नंबर, दो बिट्स हो गए, 3 4, तो चार जब बिट्स बन जाती हैं तो ये वो बन जाती हैं निबल। क्या बन जाती है? निबल। और जब ऐसे ही और बाइनरी नंबर मान लो आप, ये चार और बाइनरी नंबर हो गए, तो जब दो निबल बनेंगी, जब दो निबल बन जाती हैं तो एक मिलके क्या बनती हैं? बाइट्स बन जाती हैं। ये बाइट्स बन जाती हैं, ठीक है। ये बिट्स होती हैं, ये बाइट्स होती है, और जब बाइट्स मिलके बन जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं? बताओ। केबी में आ जाती हैं, ठीक है। वो क्या किस में आ जाती हैं? केबी के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जनक किसे माना जाता है? बताओ, एआई का जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी को। इसने जब एआई के बारे में जब सोचा था कि एआई शब्द जो इसने पहली बार दिया था, तो कब दिया था? 1956 के अंदर दिया था। जो कि आज जैसे बोलते हैं कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एआई से समझ लो, या फिर कुछ ऐसे एआई पे सर्च कर लो, एआई पे एक्यूरेट दिखाता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस शब्द का पहली बार यूज कब हुआ था? 1956 के अंदर यूज हुआ था। और ये किसने दिया था? जॉन मैकार्थी ने दिया था। अब पूछ लेते हैं कंप्यूटर का पिता कौन है? कंप्यूटर का पिता कौन है? कंप्यूटर का पिता जैसे कि वैसे तो नॉर्मली बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। ये कंप्यूटर का, इसने, ये कंप्यूटर का जनक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसको भी कंप्यूटर का पिता बोला गया है। तो ये साइंस का, मतलब कंप्यूटर साइंस का पिता किसे बोला जाता है? एलन ट्यूरिंग को। और वैसे कंप्यूटर का पिता जो नॉर्मल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ वो किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। जॉन मैकार्थी मैंने बताया 1956 के अंदर पहली बार एआई शब्द का यूज किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। बात आती है बिल गेट्स, ये तो एक माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी परिधीय उपकरण नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस क्या चीज होती है, बताओ। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको। मान लो ये हमारा पीसी है, ठीक है, और ये हमारा सीपीयू हो गया, ठीक है। ये हमारा सीपीयू हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ठीक है। और ये एक माउस हो गया, ठीक है। ये मान लो आप कोई प्रिंटर हो गया, ये प्रिंटर हो गया, ये माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, और ये क्या हो गया? सीपीयू।
और ये हमारा मॉनिटर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब पेरिफेरल डिवाइस किसको कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइस ये तो हो गया जैसे कि मॉनिटर का माइंड हो गया, दिमाग हो गया। ये मॉनिटर का दिमाग क्या हो गया? सीपीयू। तो इसके बिना तो ये काम ही नहीं करेगा, जो मॉनिटर है ये इसके बिना काम नहीं करेगा। तो अगर ये नहीं होगा तो ये काम का नहीं है, तो फिर ये तो पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है वो सीपीयू आएगा। ठीक है, ये सारे क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेज है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह ये सारे क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल के अंदर जाते हो तो उसका जो हेड होता है, प्रिंसिपल होता है, वो क्या होगा? वो तो उसका जैसे सीपीयू हो गया, लेकिन उसके गेट पे गेट कीपर बैठा है या फिर कोई भी कर्मचारी है या फिर कोई बेल बजाने वाला है, वो सब क्या होंगे? वो पेरिफेरल डिवाइस होंगे। उनके बिना भी काम चल सकता है और उनसे क्या होता है? वो एक उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने वही सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो बाहर के हेल्पर्स होते हैं वो जैसे गेट वाले पियून वगैरह, जैसे इसमें बताया है, ये प्रिंटर है, ये जैसे सीपीयू हो गया, ये तो ये माउस हो गया, ये सारे जो इसके साथ हैं ये क्या होंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है? सीपीयू। सीपीयू तो क्या होगा? सीपीयू इसका दिमाग है, तो सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? बताओ इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? इंपैक्ट के नाम से जानो, जो इंपैक्ट प्रिंटर है मतलब कि जिसपे थोड़ा जोर लगाओ कि भाई इंपैक्ट इंपैक्ट पड़ता है, तो वो होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब मैं आपको ये चारों प्रिंटर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करवाता हूं। आज अगर आप इन प्रिंटर्स को समझ लिया ना तो नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं बोलोगे। अगर आपके पास कोई भी प्रिंटर आता है दिमाग में, इसमें क्वेश्चन में आता है तो दिमाग में तुरंत हिट होगा कि ये प्रिंटर तो ऐसा है, इसका तो ये राइट आंसर होगा। देखो सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जैसे आपने एफिडेट वगैरह बनवाते हो, आजकल तो जैसे पीसी से बन जाती है, नॉर्मली प्रिंटर से प्रिंट हो जाती है एफिडेट वगैरह, लेकिन कुछ टाइम पहले की बात करते हैं तो शॉर्ट हैंड वाले जो हमारे कोर्ट्स में बैठते थे आदमी, तो या फिर कोई भी बैठता था तो वो शॉर्ट हैंड जोर जोर से मारते थे, तो उसमें एक ऐसे रील सी होती थी, उसके ऊपर जब वो टैब होता है ना तो फिर वो लिखा जाता है, जैसे A B C D ऐसे कुछ भी नाम लिखवा रहे हैं तो वो क्या होगा? उस पर टैब होगा तो उस पेज पे प्रिंट होगा। और ये आपको देखा होगा बैंक्स वगैरह में रिसिप्ट वगैरह जो काट के देते हैं तो वो इन पे ही निकालते हैं। इनका जो साइड में जो डॉट डॉट है ना, ये एक इसके अंदर मशीन के अंदर एक होता है, उसके अंदर डाल देते हैं, उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, तो ये साइड में स्क्रोलर है, इसको घुमाते हैं तो ये ऊपर निकलता है, फिर एक लाइन लिखते हैं, फिर घुमाते हैं, फिर निकलता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो ये होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि एकदम मतलब कि एक अक्षर दबाएंगे तो उस पर जैसे आवाज भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, आपने सुना होगा खट 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 खट, इसके अंदर जब काम करते हैं तो आवाज बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंजेक्ट प्रिंटर। जैसे आपको कोई भी शादी है, प्रोग्राम है, तो उसमें जो फोटोशॉप वगैरह होती हैं, फोटो क्लिक की जाती है, वो सब किसके वो जैसे बाहर निकालते हैं तो वो किससे होती है? इंजेक्ट प्रिंटर। एक एक बूंद जैसे बोतल से पड़ रही हो उस टाइप से वो प्रिंट होता है, बहुत आराम आराम से प्रिंट होता है, वो होता है इंजेक्ट प्रिंटर। इसके अंदर कोई आवाज नहीं होगी आपको, और ये इंजेक्ट प्रिंटर बोलते हैं। जो कलर फोटोज वगैरह जो निकालते हैं वो इंजेक्ट प्रिंटर से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? जैसे कि आपको कोई भी किसी भी क्लास के नोट्स हैं किसी आपके दोस्त के पास, तो वो दोस्त के पास आप जब बोलोगे यार इनको मेरे को दे दे, मैं इनको प्रिंट करवा के लेके आता हूं, तो किससे प्रिंट होंगे? लेजर प्रिंटर से प्रिंट होंगे। ये आसानी से प्रिंट हो जाते हैं, मतलब कि जो इंक इनके अंदर इंक डलती है, इंक उसको हीट देगी और वो पेपर पे जाके इंक चिपक जाती है, तो वो होता है लेजर प्रिंटर। ये फास्ट भी काम करते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आपने देखा होगा कहीं छोटे मशीन में बिल काटना हुआ या फिर एटीएम की मशीन हुई तो वहां सब ये लगे होते हैं। ठीक है, थर्मल प्रिंटर ये क्या होते हैं कि हीट देते हैं, ये भी हीट से ही काम करते हैं, गर्मी देते हैं पेपर को तो उस पर ऑटोमेटिक चिपक जाती है इंक। ठीक है, तो ये सारी कौन सी होता है? थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं, एक ईमेल की सभी विशेषताएं देखी जाती हैं। एक ईमेल की सारी विशेषताएं कहां देखी जा सकती हैं? बताओ। ईमेल पे तो जीमेल पे तो मेल भेजा जा सकता है, आ सकता है, याहू मेल पे भी। बताओ, नोटपैड का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। बताओ ये क्या है? एमएस आउटलुक पे। एमएस आउटलुक पे जो सारी चीजें वो देखी जाती हैं, इसके अंदर कैलेंडर भी देखा जाता है, आपको कोई चीज फिक्स कर रखी हो तो वो सारी चीजें एमएस आउटलुक पे, जैसे जो कंपनी वगैरह के अंदर जो होते हैं एम्प्लॉय वगैरह वो एमएस आउटलुक यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगी? सारी विशेषता कहां देखी जाती है? एमएस आउटलुक पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किस क्रिया को पूर्णवत करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है बताओ। मैंने कल भी आपको कुछ शॉर्टकट की बताई थी और आज फिर से एक क्वेश्चन है शॉर्टकट की का कि कंट्रोल एक्स है वो किसके काम आता है? कट के काम आता है, ठीक है। कंट्रोल वाई रीडू के काम आता है, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी के काम आता है। कंट्रोल जेड काम आता है अंडू के, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल जेड। जैसे कोई भी अक्षर है, इसको हमें काटना है, कट गया है, इसको वापस लेके आना है तो रीडू काम आएगा। और इसको जैसे काटना है या फिर हमारे को गलती होगी उसको सही करना है तो कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। उससे हमारे अंडू बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई अंडू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल जेड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं बताओ। एचएसएससी ने इसका आंसर क्या माना था और इसका राइट आंसर क्या है, और एचएसएससी ने क्या समझ के इसको राइट आंसर माना था, मैं सारी बातें बताऊंगा। बताओ इसका जो राइट आंसर है एचएसएससी ने माना था वो 63 है, लेकिन इसका 45 भी होता है। अगर कॉलम की बात हो तो कॉलम दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम आते हैं, ये ऐसे कॉलम आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। ये आपको न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम देखे होंगे, ऐसे लंबे लंबे लिखे होते हैं। तो ये तो कुल टोटल होते हैं 45। कितने होते हैं? 45 हम इसको कर सकते हैं वर्ड के अंदर। लेकिन एक चीज और है कि भाई फिर ये 45 है तो एचएसएससी ने 63 किसको मान लिया? भाई 63 किस हिसाब से मान लिया? तो 63 जैसे कि हमारी कोई भी मार्कशीट वगैरह है, तो मार्कशीट हुई तो उसके अंदर छोटे छोटे कॉलम होते हैं कि हमारे यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ या नाम लिखा हुआ है, पिताजी का नाम लिखा हुआ है, या फिर यहाँ क्लास लिखी हुई, या फिर यहाँ किस सब्जेक्ट का है, क्या क्या है, ये सारी चीजें जो लिखी होती हैं ये कितनी होती हैं? 63 होती हैं। एचएसएससी ने राइट आंसर माना 63 को, ठीक है। इसमें मैंने बताया कि कॉलम दो प्रकार के होते हैं। न्यूज़पेपर जो आपको बताया कि वो 45 ऐसे लाइन हो सकती हैं, ऐसे मतलब कि ऐसे डबल लाइन को 41 2 3 ऐसे 45 हो सकती हैं। और जो सिर्फ नाम या फिर रोल नंबर वगैरह या सब्जेक्ट का नाम डालना हुआ तो वो होंगी 63 लाइन। तो एचएसएससी ने जो माना वो 63 को राइट आंसर माना, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।